ट्रांसफॉर्मेशन। एंटीना एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैसे किसी पॉइंट को या किसी वेक्टर को 3 डायमेंशंस में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले एंटीना की स्टडी करने से भी पहले हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम लोग 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़ेंगे, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। और फिर उसके बाद इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर हम लोग किसी पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ये तीनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम्स म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम उन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को बोलते हैं जिनमें एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूँ कि आपने अभी 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है और उस 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक एक्सिस होती है x, दूसरी एक्सिस होती है y, और आपको पता होगा कि ये दोनों 90 डिग्री पर हैं। तो ये एक म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जब मैं किसी भी पॉइंट की स्टडी करता हूँ 3 डायमेंशन में, तो मुझे तीसरी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, और वो तीसरी डायमेंशन जो है वो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसी डायरेक्शन में रखी जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो। दैट मीन्स z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू x एज वेल एज परपेंडिकुलर टू y। तो z और x के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है और y और z के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है। मैंने अभी आपको एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ एक एग्जाम्पल से समझाया था म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। बिल्कुल वही सेम एग्जाम्पल जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है। यहाँ पर 3 एक्सिस हैं, एक्स, वाई और जेड। आप देख सकते हो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस हैं और ये तीनों ही आपस में 90 डिग्री के साथ एसोसिएटेड हैं। दे आर हैविंग 90 डिग्री एंगल इन बिटवीन दीज टू। आप देख लीजिए एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री है और जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यूज दिखा रखी है मैंने, या ये वाली वैल्यूज दिखा रखी हैं, या फिर ये वाली वैल्यूज हैं, ये बेसिकली एक्स, वाई और जेड की नेगेटिव वैल्यूज हैं। ज़रूरी नहीं है किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही हो, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि मैं उस सिस्टम का, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पर मान रहा हूँ। तो उस ओरिजिन से उल्टी डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी वो माइनस वैल्यूज होंगी। तो एक्स एक्सिस में माइनस एक्स, वाई में माइनस वाई और जेड में माइनस जेड। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने बना रखी हैं, और उस एक्स वाई जेड एक्सिस में मैंने एक पॉइंट मेंशन करा है जो वैल्यू है 3, 4, 5। चूंकि ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है, तो यहाँ पर ये जो 3 वैल्यू है दैट करेस्पॉन्ड्स टू एक्स एक्सिस, ये जो 4 वैल्यू है दैट करेस्पॉन्ड्स टू वाई एक्सिस, और ये जो 5 वैल्यू है दैट करेस्पॉन्ड्स टू जेड एक्सिस। तो आप अगर इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहें किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो आपको एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू दे रखी है आपको ओरिजिन से उतनी वैल्यू चलनी पड़ेगी। ओरिजिन है मेरा ये वाला पॉइंट, दिस इज ओरिजिन, सपोज ओ। तो ओरिजिन से x की डायरेक्शन पॉजिटिव 3 है, दैट मीन्स पॉजिटिव 3 मेरे को चलना पड़ेगा। तो 1, 2 और 3, ये जो पॉइंट है इस पूरे पॉइंट, इस पॉइंट पर
अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ एक्स के परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इस पूरी लाइन पर मेरे को एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी। सिमिलरली मुझे अगर y इक्वल्स टू 4 वाले पॉइंट पर जाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे x इक्वल टू 3 वाली लाइन पर y इक्वल टू 4 चलना है, y 4 चलना है ना। तो y इस डायरेक्शन में है, आप देख सकते हो y के लिए मुझे इधर मूव करना पड़ेगा, y के लिए इधर मूव करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो मतलब मुझे यहाँ पर यहाँ से लेकर के 4 पॉइंट्स चलने पड़ेंगे। तो 1 2 3 और 4। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचता हूँ, ये एक लाइन है, ये जो एक लाइन है, इस लाइन पे आप देख सकते हो इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 4 है। इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 4 है, और चूंकि ये दोनों लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है। अब हम चलते हैं z की वैल्यू 5 के लिए। तो z की वैल्यू 5 के लिए मुझे इस इंटरसेक्शन पॉइंट से कहाँ जाना पड़ेगा, z डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा, 5 यूनिट चलनी पड़ेंगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो सपोज ये इस पॉइंट पर मैं आया, या यहाँ अगर हम ओरिजिन से देखें तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। तो अगर मैं इस लाइन, इस पॉइंट को अगर मैं इधर की तरफ एक्सपेंड कर दूं, z डायरेक्शन में 5 यूनिट चल दूं, तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा, और ये पॉइंट जो है वो मेरा क्या होगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें किसी एक पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर डिफाइन करना है, तो क्या x y z को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, फिर y, फिर z, या फिर किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा करके मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। अगर आपको इस ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से पॉइंट P पर चलना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, तो हम देखेंगे कि अगर मैं इस एक्सिस से, इस ओरिजिन से अगर मैं x एक्सिस की तरफ पहले चलूं, फिर y चलूं, फिर z चलूं, तो ही मैं इस पॉइंट P पर पहुंचूंगा, या फिर मैं सबसे पहले y चलूं, फिर z चलूं, फिर x चलूं, तो भी इस पॉइंट पर पहुंच सकता हूं। तो देखिए, अगर मैं इस ओरिजिन से x डायरेक्शन में x यूनिट चलता हूं तो मैं पहुंचता हूं इस पॉइंट पर, है ना। और अगर मैं इस पॉइंट से y डायरेक्शन में y यूनिट चलता हूं तो मैं पहुंचता हूं इस पॉइंट पर। और अगर मैं इस पॉइंट से z डायरेक्शन में चलता हूं z यूनिट्स, तो मैं पहुंचता हूं P पॉइंट पर, यानी मुझे यहां पहुंचना था और मैं पहुंच गया x, y और z को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए। लेकिन क्या ये तरीका सेम होगा अगर मैं y पहले चलूं, z उसके बाद चलूं, x उसके बाद चलूं? तो देखते हैं। अगर मैं सपोज y पहले चलता हूं तो इस ओरिजिन वाले पॉइंट से मैं सबसे पहले यहां पर आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। उसके बाद मुझे चलना है z, तो z ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, तो मैं z यूनिट्स z डायरेक्शन में चला तो मैं इस पॉइंट पर पहुंचा। और अगर मैं अब x एक्सिस की पे x यूनिट्स चलना चाहता हूं, तो मैं x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस चला, x यूनिट्स चला, तो मैं पहुंचा अगेन इस पॉइंट पर। ये वही पॉइंट है जो मेरा P पॉइंट है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि सबसे पहले मैं z चलूँ, उसके बाद मैं y चलूँ, उसके बाद मैं x चलूँ। आप कैसे भी देख लीजिए। अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर आप इस पॉइंट से, ओरिजिन से सबसे पहले z चलते हो तो आप यहाँ पहुँचते हो, यहाँ से अगर आप y चलते हो तो यहाँ पहुँचते हो, और उसके बाद अगर आप x चलते हो तो यहाँ पहुँचते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए x, y और z डायरेक्शन में ही रेस्पेक्टिवली चलें। यू कैन मूव इन एनी डायरेक्शन फर्स्ट टू रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट P इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो हम पॉइंट्स के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एक पॉइंट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात आती है वेक्टर की। तो अगर हमें किसी वेक्टर को डिफाइन करना हो तो उस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या तरीका फॉलो करें, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इस पॉइंट तक पहुंचना था, अभी मैंने ये पॉइंट जो लिखा था P, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x, y, z। अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से मिला दूं तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। वो वेक्टर आप देख सकते हो, दिस वेक्टर इज रिटन एज ए वेक्टर एंड written as a combination of ax vector plus ay vector plus az vector। ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर जो ये वेक्टर है a वेक्टर,
इस ए वेक्टर के अंदर तीन अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है ए एक्स वेक्टर, एक कंपोनेंट है ए वाई वेक्टर और तीसरा कंपोनेंट है ए जेड वेक्टर। ये तीनों वेक्टर्स हैं और ये तीनों इंडिविजुअल डायरेक्शंस में हैं। ये वेक्टर मेरा केवल एक्स डायरेक्शन में ही है, ये मेरा केवल वाई डायरेक्शन में ही है, ए वाई वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर है ए जेड वो मेरा केवल और केवल जेड डायरेक्शन में है। आप देख सकते हो ए एक्स वेक्टर को मैंने लिखा है ए एक्स वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स इंटू आई कैप। ये आई कैप या ये के कैप या फिर ये जे कैप, ये क्या चीज़ है? ये तीनों डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स हैं। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं उन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को उन रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं तो मुझे वही वेक्टर मिल जाता है जो कि मैंने लिखा है ए, जो एक नॉर्मल वेक्टर है। आप देखो ध्यान से, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो इस डायरेक्शन में ये जो मेरा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से अगर मैं एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो बेसिकली इस ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए मैं एक्स में कितना चला, वो क्या है? वो है मेरा ए एक्स वेक्टर नहीं, ए एक्स क्या है? एक्स डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए वाई डायरेक्शन में कितना चला वो निकालना हो तो वो निकालने के लिए हम बोलेंगे कि ये मेरा है ए वाई, यानी वाई डायरेक्शन में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए वाई लिखा है। सिमिलरली इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए मुझे जेड डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, वो है ए जेड, यानी जेड डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो ये ए एक्स या ए वाई और ए जेड, ये तीनों क्या हैं? बेसिकली मैग्नीट्यूड्स हैं वेक्टर ए के अलग अलग डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं कैसे एक वेक्टर को एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करके डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक, आई जे और के को यूजुअली हम आई को जो लिखते हैं आई कैप को, वो बेसिकली एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल ए एक्स कैप, या जे जे वेक्टर को, जे यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए वाई कैप क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है, और के यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं ए जेड कैप क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है। तो चाहे तो आप आई जे के यूनिट वेक्टर लिख लीजिए, चाहे तो एक्स वाई जेड लिख लीजिए। आई जे के हमने पहले मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो ये समझने में आसान है। एक्स वाई जेड या ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप जो हम अब पढ़ेंगे वो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे अगर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो हम लोग ए एक्स कैप या ए वाई कैप और ए जेड कैप ही करेंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि हम इसी नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते चलें। उसके बाद बात आती है डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल लेंथ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते क्या हैं, इसकी स्टडी करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एक चीज़ सोचूंगा कि अगर मैं एक पॉइंट पर हूँ और मैं उस पॉइंट से एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में डिफरेंशियल लेंथ चला, फॉर एग्जांपल मैं बहुत छोटा सा इंक्रीमेंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में करता हूँ, तो क्या मैं किसी और पॉइंट पर पहुंचूंगा? ऑब्वियसली अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर हूँ, ओरिजिन पर हूँ, है ना, और मैंने यहाँ पर मेरी उसकी वैल्यू थी एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0 0 0 थी, है ना, मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया एक्स डायरेक्शन में तो मैं यहाँ पर आ गया, वाई डायरेक्शन में इंक्रीमेंट दिया तो यहाँ पर आ गया, जेड डायरेक्शन में इंक्रीमेंट दिया तो मैं थोड़ा यहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, और ये मेरा एक नया पॉइंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अब तक पी पॉइंट्स डिफाइन करे हैं सारे सारे, वो कुछ इसी तरीके के हैं। तो देखो आप ध्यान से देख सकते हो, ये अगर मैं पूरा इसको डिफाइन कर दूं तो ये एक वॉल्यूम बन रहा है ना, और वॉल्यूम कब बन रहा है?
जब मैं x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल क्वांटिटी चल रहा हूँ, कुछ भी इंक्रीमेंटल, चाहे वो बहुत छोटी वैल्यू हो चाहे वो बहुत बड़ी वैल्यू हो, है ना। तो अगर मैं x पॉइंट के अंदर x प्लस डी एक्स इंक्रीमेंट कर दूं, y के अंदर y प्लस डी वाई कर दूं और z के अंदर z प्लस डी वाई कर दूं, तो मैं किसी एक दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाऊंगा और वो पॉइंट मेरा डिफरेंशियल वॉल्यूम फॉर्म करेगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में मैं, क्योंकि तीनों ही डायमेंशंस चेंज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली मैं एक दूसरे पॉइंट पर पहुंचूंगा और उस सब के बाद एक वॉल्यूम क्रिएट होगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो ये जो dx है, ये जो dy है, ये जो dz है, ये dx, dy, dz along with the unit vectors in respective directions, ये बोली जाती है डिफरेंशियल लेंथ। डिफरेंशियल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जब हम एक साथ दो चीजें चेंज करें। फॉर एग्जांपल x और y चेंज कर रहा हूँ, z चेंज नहीं कर रहा, या y और z चेंज कर रहा हूँ, x चेंज नहीं कर रहा, या z और x चेंज कर रहा हूँ, y चेंज नहीं कर रहा। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको तीन प्लेन नॉर्मली विजिबल है। आप देखिए ये वाला प्लेन है एक, तो y इक्वल टू 0 जिसको मैंने बोला है एक्स जेड प्लेन, या तो एक ये वाला प्लेन है z इक्वल टू 0 जो मेरा है एक्स वाई प्लेन, और एक प्लेन जो सबसे डार्क है दैट इज x इक्वल टू 0 प्लेन, ये मेरा वाई जेड प्लेन है। इसके अलावा टोटल तीन प्लेन्स और होंगे। अगर मैं इस इंक्रीमेंट क्वांटिटी को देखूं तो आप देख सकते हो एक प्लेन होगा ये वाला, है ना, ये भी मेरा y इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन होगा, इसको एक्स जेड प्लेन ही बोलेंगे, है ना। दूसरा प्लेन होगा ये वाला, इसका टॉप वाला पोर्शन जो है ना, इसको बोलेंगे, ये z इक्वल्स टू कांस्टेंट प्लेन है और ये मेरा एक्स वाई प्लेन ही बोला जाएगा। और तीसरा प्लेन होगा मेरा ये फ्रंट वाली साइड, ये फ्रंट वाली साइड में मेरा x इक्वल टू कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट प्लेन को हम बोलेंगे वाई जेड प्लेन। ठीक। तो डिफरेंशियल लेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों डिफरेंशियल लेंथ्स को x एक्सिस के अलोंग डिफरेंशियल लेंथ, y एक्सिस के अलोंग डिफरेंशियल लेंथ और z एक्सिस के अलोंग डिफरेंशियल लेंथ्स को ऐड कर देंगे अलोंग विद इट्स यूनिट वेक्टर। तो dx ax कैप, ये x डायरेक्शन में हो गया, प्लस dy ay कैप, ये y डायरेक्शन में हो गया, प्लस dz az, ये z डायरेक्शन में हो गया। तो आप देख सकते हो ये जो ax कैप, ay कैप और az कैप है, ये x, y और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। और ये जो dx लिखा है मैंने, या dy लिखा है मैंने, या dz जो लिखा है, ये तीनों ही डिफरेंशियल क्वांटिटीज हैं x, y और z डायरेक्शन में। ये डिफरेंशियल लेंथ को निकालने के लिए हम सीधे सीधे इन तीनों ही डायरेक्शन में कितना इंक्रीमेंटल या कितना डिफरेंशियल अमाउंट चेंज हुआ है along with the वेक्टर, हम उसको ऐड कर देते हैं तो डिफरेंशियल लेंथ मिल जाती है। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया या डिफरेंशियल वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, तो डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होगा, डिफरेंशियल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा दो अलग अलग लेंथ्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया जो होता है हमेशा वो क्या होता है, दो लेंथ्स की मल्टीप्लाई। तो अगर मैं dx और dy को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक एरिया बन जाएगा, या फिर एक एरिया बन सकता है dy और dz, या एक एरिया बन सकता है dz और dx, है ना। लेकिन आपको पता होगा कि ds जो है वो एक यूनिट वेक्टर, ds जो है सरफेस एरिया जो है वो वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के लिए मुझे यहाँ पर dx और dy के साथ एक वेक्टर भी लगाना पड़ेगा, या dy dz के साथ भी एक वेक्टर लगाना पड़ेगा। और वो वेक्टर फॉर एग्जांपल अभी हम लिख लेते हैं ए एन क्या, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस एरिया को इस इमेज के थ्रू समझाना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ए एक्स, ए वाई और ए जेड डायरेक्शंस में ये जो डायरेक्शंस लिख रखी हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम बना रखा है इंक्रीमेंटल क्वांटिटी डी एक्स, डी वाई और डी जेड मिला करके, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो इसके तीन सरफेस, इसके टोटल वैसे तो 6 सरफेस होंगी, लेकिन मैंने जो टॉप वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन तीनों सरफेस को यहाँ पर लिख रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंशियल लेंथ
दो डिफरेंशियल लेंथ्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया बेसिकली मेरे पास है तो यहाँ 6 और मैंने बनाए हैं 3, तो बाकी 2 कहाँ से आए? वो 2 आए क्योंकि इसके पीछे वाली जो डायरेक्शन है, ये जो हमें दिख नहीं रही है, ये आप देख सकते हो पीछे की तरफ, या फिर ये वाला, या फिर बॉटम वाला, ये टोटल 6 बनेंगे। तो मैं ये एग्जैक्टली सेम एरिया होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन वाले सरफेस एरिया ही मेंशन करे हैं इस इमेज में। निगेटिव वाले अगर आपको बनाने हो तो वो आप लिख सकते हो सीधा सीधा कि अगर आपने डिफरेंशियल सरफेस एरिया लिखा तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल डी एस वेक्टर, वो हो गया मेरा क्या, डी एक्स डी वाई, या फिर हो गया डी वाई डी जेड, या फिर हो गया डी जेड डी एक्स, है ना। और चूंकि यहाँ पर एक वेक्टर भी आएगा तो यहाँ पर डी एक्स और डी वाई के साथ देखो आप, डी एक्स और डी वाई के साथ वेक्टर आ रहा है ए जेड कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा ए जेड कैप। an vector will be az cap for this particular case. Similarly dy dz आया ये वाला केस, और इस वाले केस में यूनिट वेक्टर कौन सा है? यूनिट वेक्टर है ए एक्स कैप। जो भी दो डिफरेंशियल लेंथ्स हैं उसके जो तीसरा वाला डायरेक्शन बची वो आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी ए वाई ए एक्स कैप। सिमिलरली डी जेड डी एक्स ये हो जाएगा ए वाई कैप। और जो बाकी तीन सरफेस एरिया बचे, है ना, बाकी तीन सरफेस एरिया बचे जो कि इसके लेफ्ट वाली साइड, या ये बॉटम वाली साइड, या ये बैक वाली साइड, ये तीन सरफेस एरिया बचे। तो ये तीन सरफेस एरिया के लिए आप सीधे सीधे क्या करोगे, यहाँ पर माइनस साइन लगा दोगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी एक्स डी वाई प्लस माइनस ए जेड कैप, या डी वाई डी जेड प्लस माइनस ए एक्स कैप, या डी वाई डी जेड और डी एक्स प्लस माइनस ए वाई कैप। तो पीछे की तरफ वाले सरफेस एरिया में हमेशा माइनस वाला वेक्टर आएगा। अब एक क्वेश्चन कि माइनस और प्लस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो माइनस और प्लस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने का मेरे पास बहुत सिंपल सा तरीका है, और वो सिंपल सा तरीका है कि मैं हमेशा वो जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करूंगा, ये प्लस ए एक्स या माइनस ए एक्स, या प्लस ए जेड या माइनस ए एक्स, फॉर एग्जाम्पल प्लस ए एक्स क्या या माइनस ए एक्स क्या, है ना। तो वो डिफाइन कैसे करूंगा मैं? वो डिफाइन करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा वॉल्यूम किधर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी सरफेस बना देता हूं। इस सरफेस में आप ये जो डॉटेड वाली लाइन है पीछे वाली है, और ये आप देख सकते हो ये आगे वाली है। तो अगर मैं इस टॉप वाली साइड का सरफेस एरिया आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में ये वाली वैल्यूज क्या है, ये वाली वैल्यू तो है एक्स वाली वैल्यू, यानी डी एक्स, डिफरेंशियल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। और ये जो वैल्यू है ये है वाई डायरेक्शन की डिफरेंशियल वैल्यू, यानी डी वाई। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई। वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर आएगा या तो ये या तो नीचे वाला वेक्टर, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर दो ही वेक्टर्स हैं, या तो प्लस जेड या माइनस जेड। तो प्लस वाला लूंगा या माइनस वाला लूंगा, उसके लिए एक सिंपल सा रूल है, द यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑब्वियसली टू अ सरफेस। वो हमने देख लिया कि प्लस ए जेड या माइनस ए जेड। और जो दूसरा रूल है दैट इट इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो आप देखो इस पूरी सरफेस पर, ये जो पूरी सरफेस है मेरी, इस सरफेस से अवे वेक्टर कौन सा बन रहा है? इस सरफेस से अवे वेक्टर कौन सा वाला आ रहा है? वो आ रहा है ये वाला। और ये वाला वेक्टर कौन सा है? दिस इज सिंपली प्लस ए जेड कैप, है ना। तो उस सरफेस से जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा, जो कंसिडर करा जाएगा सरफेस एरिया में, वो हमेशा होगा अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द वॉल्यूम होगा ऊपर की तरफ। दैट इज वाई हम ये कहेंगे कि हमारा जो सरफेस एरिया का वेक्टर है वो उस टॉप वाली सरफेस के लिए प्लस ए जेड कैप होगा। और अगर मैं इस बॉटम वाली सरफेस की बात करता हूँ तो सरफेस एरिया होगा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस ए जेड कैप, क्योंकि नीचे वाली सरफेस के लिए वॉल्यूम बन रहा है ऊपर, तो वेक्टर क्या आएगा नीचे की तरफ माइनस ए जेड कैप। ठीक है। और अगर मुझे डिफरेंशियल वॉल्यूम निकालना हो तो मैं तीनों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तीनों डिफरेंशियल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इस स्लाइड पर तीनों ही डिफरेंशियल पैरामीटर्स को, डिफरेंशियल लेंथ को, डिफरेंशियल सरफेस एरिया को और डिफरेंशियल वॉल्यूम को पॉइंट आउट कर रखा है। डिफरेंशियल लेंथ तीनों अलग अलग डायरेक्शन की डिफरेंशियल लेंथ्स को मैं उनके यूनिट वेक्टर्स के साथ लिखने के बाद ऐड कर दूंगा, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल लेंथ।
डिफरेंशियल सरफेस एरिया के 3 एक्सप्रेशंस हैं और 6 कैसे बनेंगे? 6 बनेंगे इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शंस के साथ। तो dy dz प्लस एक्स कैप या dy dz माइनस एक्स कैप। सिमिलरली ये तीनों ही डिफरेंशियल एरिया के टोटल 6 कंपोनेंट्स बन जाएंगे और डिफरेंशियल वॉल्यूम तो सिंपल है, dv इक्वल्स टू dx dy dz। यानी अगर मैं डिफरेंशियल वॉल्यूम आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ तो मैंने x, y और z तीनों ही डायमेंशंस के डिफरेंशियल क्वांटिटीज को एक साथ लिख करके मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब बात करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर लिया था x, y और z, यहाँ पर हम रो, फाई और z ये 3 वैल्यूज लेंगे। रो और फाई और z आप देख सकते हो x, y, z और रो फाई z में z तो कॉमन ही है, तो z तो डिस्कस करने का कोई फायदा है नहीं। x और y को मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा? रो और फाई में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका मतलब मेरे पास एक रो डिस्टेंस हो गई, z मेरे पास ऑलरेडी एक डिस्टेंस है, यहाँ पर जो फाई है वो फाई बेसिकली एक एंगल है। पोलर कोऑर्डिनेट्स भी इनको हम बोलते हैं। आपने शायद पहले पढ़ भी रखा होगा एक्स और वाई को हम कैसे आर और थीटा में या रो और फाई में कन्वर्ट करते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता होगा। वही सेम चीज़ हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को फॉर्म करने में यूज करते हैं। तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 पैरामीटर्स रो, फाई, जेड में जो रो है उस रो को बोलते हैं रेडियस। आप देख सकते हो ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस है रो। यहाँ पर मैं इस एक्सिस को बोल सकता हूँ कि ये मेरा x है, दूसरी एक्सिस मेरी y होगी और जो ऊपर की तरफ आएगा तो हम बोलेंगे दिस विल बी z, है ना। तो ये मेरी z एक्सिस में पॉइंट हो जाएंगे और y और x, अब जो एंगल है उस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो मैंने लाइन खींची, रो रेडियस की लाइन जो खींची, तो ये जो एंगल है दैट एंगल इज फाई, ये एंगल मेरा फाई है। रो मेरी हो गई उस पॉइंट की ओरिजिन से रेडियस, ये मेरी रो हो गई, और z डिस्टेंस जितना चलूंगा वो मेरा z कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं रो और फाई के साथ z को भी देखूं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इनको बोलते हैं। रो रेडियस, फाई एक्स एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल और z मेरे सिलेंडर की हाइट। अगर मैं उन्हीं लोकेशंस पर एक्स, वाई, जेड एक्सिस को मेंशन करूं तो मेरा सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, और आप ध्यान से देखिए मैंने ओरिजिन से एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस को रेडियस कंसीडर करा है, तो उस रेडियस को कांस्टेंट रख करके अगर मैं मूव करूंगा तो ये सर्कल बनेगा और उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच का एंगल जो है मेरा वो है फाई, जेड इज द हाइट। तो अगर मुझे एक्चुअल में पी पॉइंट पर जाना है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई, जेड, तो आप देख सकते हो रो ओरिजिन से डिस्टेंस हो गई यानी रेडियस हो गई, फाई एक्स एक्सिस से एंगल हो गया और जेड एक्स वाई प्लेन से उस पॉइंट की हाइट हो गई। इस फिगर में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास 3 प्लेन्स हैं। वो 3 प्लेन्स बोले जाते हैं रो इक्वल्स टू कांस्टेंट, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला प्लेन है ये, जिसमें फाई एंगल है जो हम एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करते हैं, तो दिस इज द फाई एंगल, और ये इस पूरे प्लेन पर मेरा फाई कांस्टेंट है। अगर मैं रो इक्वल टू कांस्टेंट की बात करूं तो रो इक्वल टू कांस्टेंट यानी रो जो है दैट इज द डिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर। तो रो जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस है मेरी रो, ये डिस्टेंस है रो। तो अगर रो इक्वल टू कांस्टेंट बनाऊंगा मतलब मुझे एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगी, है ना। और चूंकि रो इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पर पूरे थ्रू आउट जेड कैलकुलेट होगा, तो ये रो इक्वल टू कांस्टेंट यानी ये पूरी सिलिंड्रिकल सरफेस, ये जो आउटर सिलिंड्रिकल सरफेस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज रो इक्वल्स टू कांस्टेंट सरफेस। और अगर मैं z इक्वल्स टू कांस्टेंट वाली सरफेस की बात करूंगा तो z इक्वल टू कांस्टेंट एक सर्कुलर प्लेट होगी, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर दो सरफेसेस हैं, एक
ये वाली सरफेस जो टॉप वाली सर्कुलर सरफेस है, और एक सरफेस होगी जो बॉटम वाली सरफेस है, यानी ये वाली सरफेस। ये तीन सरफेसेस बेसिकली रो इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इक्वल टू कांस्टेंट और जेड इक्वल टू कांस्टेंट है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि रो की वैल्यू कितनी हो सकती है। आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने नीचे ये वैल्यूज मेंशन कर रखी हैं। रो की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी सर्किल की वैल्यू, सर्किल की रेडियस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो रो की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी से कम। सिमिलरली फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट रोटेट करूंगा, तो आफ्टर 122 पाई यानी 360 डिग्री मैं उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाऊंगा। यानी आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड आई कैन गो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 पाई। और z की वैल्यू क्या हो सकती है? z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स वाई जेड किसी की भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब तीन यूनिट वेक्टर्स भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो ये होता है ए एक्स कैप, y के लिए ए वाई कैप और z के लिए ए जेड कैप, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, तीन एक्सेस हैं बेसिकली। एक तो रो है मेरा, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो ये जो वेक्टर होगा दैट विल बी ए रो कैप। सिमिलरली फाई जो है दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्स एक्सिस टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये वाला एंगल मेरा फाई है। तो अगर मैं फाई वेक्टर आइडेंटिफाई करना चाहूँ ए फाई क्या, तो वो होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट, फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में टेंजेंट। तो ये होगा मेरा ए फाई कैप। और जेड तो मेरा वही है जो ऑलरेडी एक्स वाई जेड या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर था। तो आप देखिए ध्यान से, तीन वेक्टर्स हैं, ए रो, ए फाई और ए जेड। और आप ये तीनों अगर आप एक एक पर्टिकुलर प्लेन में देखें तो आप देख सकते हैं कि रो और फाई के बीच में, और रो और जेड के बीच में, या फिर रो और फाई के बीच में ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। एंड दैट इज व्हाई वी कैन आल्सो से दैट कि ये तीनों ए रो ए फाई ए जेड यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। अब अगला टॉपिक आता है कि कैसे मैं किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में। तो रेक्टेंगुलर में आपने देखा कि रेक्टेंगुलर में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। लेकिन अगर मैं सिलेंड्रिकल की बात करता हूँ तो सिलेंड्रिकल में कोऑर्डिनेट्स होते हैं रो फाई जेड। तो कैसे मैं एक्स वाई जेड को रो फाई जेड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये मेरा कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन की टास्क हो गई। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो आप देखिए, अगर मेरे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मेरे पास एक्स वाई और जेड वैल्यूज हैं, है ना। अगर मैं एक्स वाई जेड को देखूं तो बेसिकली अगर मैं एक प्लॉट करूं, तो अगर मैं सपोज ये मेरी रेडियस है ना, ये मेरी पॉइंट की रेडियस है, ये एंगल मेरा फाई है, इस रेडियस को बोलते हैं रो। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अभी मैं केवल एक ही प्लेन में हूँ, जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट से एक्स पर परपेंडिकुलर डालूं और वाई पर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये जो डिस्टेंस आएंगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वैल्यूज बेसिकली क्या होंगी, एक्स और वाई वैल्यूज होंगी रेस्पेक्टिवली। तो आप देखिए, इस फिगर को अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूं, ये मेरा एक्स है ना, और ये मेरा ओरिजिन से तो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा रो है, और एक्स एक्सिस से उस पर्टिकुलर पॉइंट, ये सपोज पी पॉइंट है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड। तो ये एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स रो, ये मेरा फाई एंगल है। अगर आपको ये एक्स निकालना हो और अगर आपको रो गिवन हो तो आप क्या करते हो, सीधे सीधे यू कैन कैलकुलेट दैट रो कॉस फाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आपको y निकालना है और आपको y के लिए ओरिजिन से देखना हो, तो अगर आपका ये y है तो ये एंगल
आपको पता होना चाहिए, है ना। लेकिन आपको ये वाला एंगल पता है, एक्स एक्सिस से एंगल पता है रो का, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस थी फॉर एग्जांपल। मैंने इस ट्रायंगल को लिया, ये वाला मेरा पी पॉइंट है। तो इसके लिए ये अगर ये एंगल आपको फाई है पता है और ये टोटल 90 डिग्री आपको पता है, तो आप ये निकाल सकते हो ये आपका 90 माइनस फाई होगा। और 90 माइनस फाई होगा तो जो आपका वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई विल बी रो साइन फाई। क्यों? क्योंकि रो ऑफ कॉस 90 माइनस फाई, रो कॉस 90 माइनस फाई विल बी साइन फाई। तो आप सीधे सीधे निकाल सकते हो कि जो वाई होगा वो क्या होगा, रो साइन फाई हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि x इक्वल्स टू रो कॉस फाई है, y इक्वल्स टू रो साइन फाई है ना। और z मेरा वही है जो बाकी सब के लिए है, यानी z इक्वल्स टू z है। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें x इक्वल्स टू रो कॉस फाई, y इक्वल्स टू रो साइन फाई और z इक्वल्स टू z। अब मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू मुझे पता है रो और फाई की टर्म्स में, y की वैल्यू पता है रो और फाई की टर्म्स में, लेकिन क्या मेरे को पता है रो की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ x एन y एन z? क्या मेरे को पता है फाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो सॉरी एक्स वाई जेड? नहीं पता। तो वो मुझे निकालना है। ये जो टास्क होगा कि अगर मैं रो फाई जेड को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर पाऊँ, दैट मीन्स मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी सिलिंड्रिकल से रेक्टेंगुलर के बीच में कन्वर्जन हो गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड कर दूं, है ना। तो सपोज मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ, रो की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करा। क्यों करा, उसके पीछे एक बहुत सिंपल सा रीजन है, थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। अगर एक्स स्क्वायर को लिखता हूँ तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, प्लस अगर मैं वाई देखूँ तो वाई क्या है, रो साइन फाई, तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रो स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और आप सभी जानते हो कि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू कितना होता है, 1। ये चीज़ होती है 1। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा रो स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रो स्क्वायर। तो यहाँ से मैं रो की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, रो कितना हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी विद दिस expression we can convert Cartesian coordinates into cylindrical coordinates। cylindrical coordinates को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे फाई की वैल्यू को निकाल आइडेंटिफाई करना हो, तो फाई की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, मैं अगर वाई को एक्स से डिवाइड कर दूं, तो वाई डिवाइड बाई एक्स बताओ क्या हो जाएगा, दिस विल बी रो साइन फाई डिवाइड बाई रो कॉस फाई। ठीक है, तो रो साइन फाई डिवाइड बाई रो कॉस फाई, रो से रो कैंसिल आउट, दिस विल बी टेन फाई। और मुझे फाई निकालना है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई विल बी इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे फाई की वैल्यू को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, समराइज अगर मैं लिखना चाहूँ तो रेक्टेंगुलर को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब बात आती है कि मैं कैसे एक वेक्टर को किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं वेक्टर कन्वर्जन या वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैंने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े हैं, एक कार्टेशियन और एक सिलिंड्रिकल। तो मैं कन्वर्जन का क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें मैं एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो देखते हैं। ठीक है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर लिखने का तरीका है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल्स टू एरो एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप। और कार्टेशियन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड कैप। तो अगर मेरे को ये वेक्टर गिवन हो, दिस इज गिवन, ठीक है, और मुझे ये निकालना है, वी नीड टू डिटरमाइन दिस। तो हम कैसे
आगे बढ़ेंगे, ये हमारा वेक्टर कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर का टास्क हो जाएगा बेसिकली। तो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मेरे को ये पता है कि ए वेक्टर ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड गिवन है, इसका मतलब मुझे उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स पता है ना। तो अगर मैं इस वेक्टर को देखूं तो इस वेक्टर में ये तो ऑलरेडी मुझे पता ही थे, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 वेक्टर्स हैं, एरो कैप, ए फाई कैप और ए जेड कैप, उन तीनों डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर्स। तो ऑटोमेटिकली मुझे इनके यूनिट वेक्टर्स पता थे। क्या चीज़ मुझे अब गिवन है? मुझे गिवन है ए रो, यानी रो डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। सिमिलरली ए फाई, फाई डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, या ए जेड, जेड डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है। और अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मुझे ऑब्वियसली कार्टेशियन में क्या पता है, उसके यूनिट वेक्टर पता है, ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप, ये तीनों मुझे पता है। क्या चीज़ नहीं पता? वो मुझे पता नहीं है ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो लॉजिकली मेरा काम क्या है? लॉजिकली ये काम है मेरा कि मैं ए एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए रो, ए फाई और ए जेड में रिप्रेजेंट करूं। सिमिलरली ए वाई को भी, सिमिलरली ए जेड को भी, क्योंकि ये चीज़ मेरे को नोन है ना, लेकिन ये चीज़ मेरे को अननोन है। तो मेरा काम यह है कि ए रो, ए फाई और ए जेड से मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे ए एक्स, ए वाई और ए जेड आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ समझ में आई? अब हम करेंगे कैसे? हमें करने के लिए एक बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी पता है ना। मुझे ये पता है कि अगर वेक्टर ए मुझे गिवन है ना, और मैं चाहता हूं कि उस वेक्टर का किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या मतलब है कि अगर मुझे एक वेक्टर गिवन हो, सपोज ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप, सिंपल बनाने के लिए केवल दो ही कंपोनेंट्स ले लेते हैं। मुझे अगर ए एक्स आइडेंटिफाई करना हो, ए एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, ए एक्स हम निकाल सकते हैं वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर दें हम उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ, ए एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब ए एक्स कैप से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिंपल, आप देखिए, ए एक्स, मैथमेटिकली देख लेते हैं इसको, ए एक्स डॉट ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप डॉट ए एक्स कैप। ठीक है, तो ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप तो 1 होता है, सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 1। और अलग अलग डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। तो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम ए वाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई ए एक्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए एक्स। यानी अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं क्या करूं, मैं सीधे सीधे उस वेक्टर की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर दूं किसके साथ? जिस भी डायरेक्शन के अलोंग मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए एक्स, ए वाई और ए जेड। और मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है ए रो, ए फाई और ए जेड। तो अगर मुझे ए एक्स निकालना हो, तो मैं क्या कर दूं, सीधे सीधे ए वेक्टर डॉट ए एक्स कैप कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर ए वाई निकालना हो, तो ए वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए वेक्टर डॉट ए वाई कैप कर देंगे। और लॉजिकली ए जेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? ए वेक्टर डॉट ए जेड कैप कर दूंगा। हालांकि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ए जेड सेम ही है, सो वी विल नॉट कैलकुलेट बिकॉज इट इज सेम। तो ये सेम रहेगा तो ये हम निकालेंगे नहीं। ठीक है, हम ये दो चीजें निकालेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालेंगे। तो अगर मेरे पास ए एक्स मेरे को निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ। अब वेक्टर क्या गिवन था मेरे को? वेक्टर गिवन था ए रो, है ना। तो ए रो कैप
डॉट ए एक्स कैप, डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, प्लस ए फाई कैप डॉट ए एक्स कैप, प्लस ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप। तो ये तो आपको पता ही है कि ए जेड कैप डॉट ए एक्स कैप जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, और म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर हैं उन्हीं सेम सिस्टम की। तो x और z, चूंकि एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे, और 90 डिग्री पे होंगे तो a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस फाई या कॉस थीटा, और वो थीटा जो है वो है जीरो, 90 डिग्री, तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो। तो ये चीज़ तो हो गई जीरो। अब बात आती है कि कैसे मैं ए रो डॉट ए एक्स और ए फाई डॉट ए एक्स की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ पाए हैं, तो हम इधर मेंशन करते थे एक्स एक्सिस, इधर वाई, इधर जेड एक्सिस, है ना। चूंकि रो एक्सिस मेरे को देखना था, तो रो वेक्टर मेरे को देखना है, तो रो वेक्टर क्या है? बेसिकली रो वेक्टर है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का रेडियस की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉइंट पी था, तो ओरिजिन से पॉइंट पी की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा ए रो कैप, या ये रो एक्सेस हो सकती है सिंपल। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक ये वाली वैल्यू हो जाएगी रो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अगर इन दोनों के बीच का एंगल है फाई, तो इस डायरेक्शन में होगा मेरा ए एक्स कैप, इस डायरेक्शन में होगा मेरा ए वाई कैप। तो ए एक्स कैप और ए रो कैप मुझे निकालना है, तो बेसिकली ए एक्स कैप डॉट ए रो कैप क्या हो जाएगा? ए एक्स कैप डॉट ए रो कैप विल सिंपली बी इक्वल्स टू मॉड ए एक्स मॉड ए रो और कॉस ऑफ फाई। फाई क्यों? बिकॉज फाई इज द एंगल इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, मॉड किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड होता है वन, तो ये वन और ये क्या बचा? सिंपल कॉस फाई। यानी मुझे क्या पता लग गया? मुझे ये पता लग गया कि ए एक्स डॉट एरो कितना होगा? कॉस फाई होगा। सिमिलरली ए फाई डॉट ए एक्स निकालना हो, अब ये फाई डॉट ए एक्स कैसे निकालेंगे? फाई क्या चीज़ है? फाई है ये डायरेक्शन, है ना, और फाई एंगल है चूंकि, तो एंगल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो मेरे को यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन शो करेगा। फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन है एक्स से टुवर्ड्स पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट डालूं, ये टेंजेंट डालूं, दिस वेक्टर विल बी ए फाई कैप, दिस यूनिट वेक्टर विल बी ए फाई कैप। नाउ सी, अगर मैं इस वेक्टर को ध्यान से देखूं, तो ये वेक्टर जो है मेरा, ये वेक्टर बेसिकली एक्स वाई प्लेन में ही है। एक्स वाई प्लेन में ही है, तो मैं इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। ये हो गया फॉर एग्जांपल ए फाई कैप, ये एंगल फाई था, और चूंकि रो और फाई ये वेक्टर है ए फाई, और ये वेक्टर है ए रो। आप ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना है? फाई। तो एक्स यानी ए एक्स कैप और ए फाई कैप के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 प्लस फाई। यानी अगर मैं ए एक्स डॉट ए फाई कैप निकालना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ए एक्स कैप मॉड ए फाई कैप और कॉस ऑफ 90 प्लस फाइव। 90 प्लस फाइव का मतलब माइनस साइन फाइव। दिस इज वन, दिस इज वन, वन इंटू वन यानी वन, माइनस का साइन फाइव आ जाएगा। तो दी वैल्यू फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस सॉरी ए एक्स कैप एंड ए फाई कैप विल बी माइनस साइन फाइव। क्लियर है? सिमिलरली अब मैं निकालता हूँ ए वाई। ए वाई के लिए क्या होगा? दिस वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए वाई कैप। तो मैं क्या करूँगा? सीधे सीधे ए रो डॉट ए वाई कैप, ए रो कैप डॉट ए वाई कैप, प्लस ए फाई कैप डॉट ए वाई कैप, प्लस ए जेड कैप डॉट ए वाई कैप। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सा एक 100% जीरो होगा? बिल्कुल सही, ए जेड डॉट ए वाई। क्यों? क्योंकि ये
म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। एक्स वाई जेड यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। दैट इज व्हाई द एंगल इज 90 इन बिटवीन दीज टू वेक्टर्स और cos ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वेक्टर मेरा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब मुझे केवल दो चीजें निकालनी है, एक ये और एक ये। ए रो डॉट ए वाई। अब अगर आपने जो मैंने पहले फिगर बनाई थी उस फिगर को दोबारा बना लेता हूँ ताकि चीज़ एक बार और समझ में आ जाए। ये ए एक्स वैक्टर है, ये ए वाई वैक्टर है, ऑब्वियसली एक्स वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस ये है ऊपर, ये ए जेड वेक्टर हो जाएगा, ए जेड यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये वेक्टर मेरा था ए रो का, और इस डायरेक्शन में वेक्टर परपेंडिकुलर ये था मेरा ए फाई कैप। ये तीनों एक्स वाई प्लेन में ही है। ये एंगल मेरा फाई है। ठीक है। और ऑब्वियसली अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो ये एंगल एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। सिमिलरली अगर ये 90 माइनस फाइव है तो, और ये टोटल 90 है, ये टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस फाइव है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल फाइव हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ध्यान से देखें, ए रो डॉट ए फाइव वाई, ए रो ये वाला है और ए वाई ये वाला है वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस फाइव। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मॉड ए रो कैप मॉड ए वाई कैप और कॉस ऑफ 90 माइनस फाइव, कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सीधा सीधा साइन ऑफ फाइव। सिमिलरली अगर मैं ए फाइव डॉट ए वाई निकालना चाहता हूँ, तो ए फाई यानी ये वाला वेक्टर, ए वाई यानी ये वाला वेक्टर, और भी मैंने निकाला, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। तो दिस विल बी मॉड ऑफ ए फाई कैप मॉड ऑफ ए वाई कैप और कॉस ऑफ फाई। ठीक है। दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू कॉस ऑफ फाई। ठीक। और ये वाली वैल्यू तो जीरो है ही, तो जीरो। समझ में आया। तो अभी हम देख चुके हैं कि ए एक्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ ए रो एंड ए फाई कैसे लिख सकते हैं। ए रो इंटू कॉस फाई माइनस ए फाई इंटू साइन फाई प्लस 0 ए जेड, ये हमने अभी देखा। सिमिलरली ए वाई को अगर मुझे लिखना है तो ए वाई को लिख सकते हैं हम ए रो इंटू साइन फाई प्लस ए फाई इंटू कॉस फाई, और साथ में मेरे ए जेड के साथ कोफिशिएंट आएगा 0, है ना, क्योंकि ए जेड का कोई भी पार्ट उस ए एक्स और ए वाई में नहीं था बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ऑर्थोगोनैलिटी। एंड ए जेड क्या होगा, उसके अंदर ए जेड हो, ए एक्स होगा 0 कॉम्पोनेंट, ए वाई का भी 0 कॉम्पोनेंट होगा, और ए जेड का भी, ए जेड का केवल 1 टाइम कॉम्पोनेंट होगा। तो इसको निकालने की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। अगर मैं इन तीनों ही इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को, 2 को और 3 को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं, जहां पर मैं एक साइड में लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड यानी ए एक्स ए वाई ए जेड, जो वैल्यूज मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर अगर मैं एक मैट्रिक्स बना लूँ 3x3 की, क्योंकि मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 पैरामीटर्स हैं, और आगे लिख लूँ मैं जो वेरिएबल्स मेरे को गिवन थे, जैसे कि ए रो, ए फाई और ए जेड। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैं वो वैल्यूज फिल आउट कर दूंगा, जैसे कि कॉस फाई माइनस साइन फाई और 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस फाई माइनस साइन फाई और 0। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई, ये वाला कंपोनेंट, फिर कॉस फाई ये अगले कंपोनेंट की जगह आ जाएगा, और यहाँ पर 0, और सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 0 0 1। आप चाहें तो देख सकते हैं कि अगर मैं ए एक्स की वैल्यू को लिखूंगा तो क्या करेंगे, कॉस फाई मल्टीप्लाई विद ए रो माइनस साइन फाई मल्टीप्लाई विद ए फाई और 0 मल्टीप्लाई विद ए जेड, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगली इक्वेशन के लिए साइन फाई इंटू ए रो, साइन फाई इंटू ए रो, कॉस फाई इंटू ए फाई और 0 इंटू ए जेड, और अगली इक्वेशन हो जाएगी 0 ए एक्स 0 ए वाई और 1 ए जेड। तो यहाँ से आप 3 इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हो। तो अगर मैं कुल मिलाकर के देखूं कि इस प्रोसेस में मैंने करा क्या, मैंने ए रो, ए फाई और ए जेड की टर्म्स में
ए एक्स, ए वाई और ए जेड, यानी एक्स वाई जेड डायरेक्शन में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करें। और वो कैसे करें? वो करें मैंने ये सिंपल यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके। तो ओवरऑल जो मैंने मैट्रिक्स बनाई, वो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? वो मैट्रिक्स है ये ई वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप किसी भी वेक्टर के फॉर्म को किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आपको अल्टीमेटली क्या करना होगा? आपको वो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट्स ही आइडेंटिफाई करने होंगे। तो फाइनली हम उन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिया। यही सोल्यूशन जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में मिलेगा। अब बात आती है कि क्या मैं एक वेक्टर जो कि सिलिंड्रिकल में गिवन था, मैंने उसको कार्टिजन में कन्वर्ट करा, क्या उसका उल्टा भी हो सकता है कि मेरे को वेक्टर गिवन हो सिलिंड्रिकल कार्टिजन में और मेरे को सिलिंड्रिकल कंपोनेंट्स निकालने हो? ऑब्वियसली आई कैन डू दैट, है ना। तो वो निकालने के लिए सीधे सीधे हम इसका इन्वर्स प्रोसेस फॉलो करेंगे, और उसका इन्वर्स प्रोसेस फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू कि आपने ये जो मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करी है, ये जो मैट्रिक्स आपने निकाली है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी वेक्टर को कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में रिप्रेजेंट करना हो, तो मैं दोबारा ये सेम प्रोसेस नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं सीधे सीधे इस मैट्रिक्स का, जो प्रीवियस मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दूंगा। ट्रांसपोज निकालने से मेरा सारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज को निकालने का सिंपल सा तरीका है कि मैं इसकी रो को, इस प्रीवियस मैट्रिक्स की रो को और नई मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दूं। यानी इसकी जो रो है, पहला एलिमेंट कॉस फाई रहेगा सेम, दूसरा एलिमेंट जो रो का है साइन माइनस साइन फाई, वो इसके कॉलम के सेकंड एलिमेंट में आ जाएगा माइनस साइन फाई। थर्ड वाला एलिमेंट, रो का थर्ड एलिमेंट जीरो, वो कॉलम का थर्ड एलिमेंट हो जाएगा जीरो। सिमिलरली साइन फाई ये इसके सेकंड कॉलम में आ जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, कॉस फाई सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट में, और जीरो दैट इज जीरो। सिमिलरली जीरो यहीं रहेगा, सॉरी यहाँ रहेगा। ठीक है, जीरो यहाँ आ जाएगा, और फिर वन ये यहाँ आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैं इस पूरी मैट्रिक्स को सिंपल ट्रांसपोज निकालने के तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो डिफरेंशियल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में करा था, डी एल, वो तीनों अलग अलग सेगमेंट्स की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पर तीन अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक हो जाएगा डी रो ए रो कैप, एक हो जाएगा डी जेड ए जेड कैप, और जो तीसरा सेगमेंट होगा वो होगा डी फाई ए फाई कैप। लेकिन चूंकि ये एंगुलर सेगमेंट है, एंगुलर लेंथ है, एंगुलर लेंथ को हम सीधे सीधे केवल और केवल डिफरेंशियल लेंथ ऐसे मेंशन नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर डी फाई लिखा है। क्यों? उसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न है। अगर आपको पता हो, ये आर्क आपको निकालना है, क्योंकि एंगल अगर है तो उस एंगल में आपको ये आर्क आएगा, है ना। ये वाला एंगल अगर आपके पास सपोज डी फाई है, और ये आपके पास लेंथ है रो, रेडियस जो है इस आर्क की वो है रो, तो आप इस लेंथ को कैलकुलेट कैसे करोगे? इस आर्क को कैसे कैलकुलेट करोगे? आर्क दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू द रेडियस इनटू द एंगल। तो रेडियस कितना है मेरे पास? रो, और एंगल कितना है? डी फाई। तो रो इंटू डी फाई दैट विल बी दी डिफरेंशियल लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर आर्क। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी फाई ए फाई कैप, मैं क्या लिखूंगा? मैं रो डी फाई ए फाई कैप लिखूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल लेंथ मेरे पास इन तीनों का समेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो कि एक डिफरेंशियल लेंथ जो एंगुलर वाली है वो आ रही है ये, और एक डिफरेंशियल लेंथ आ रही है ये। तो अगर मैं इस वाले के लिए देखूंगा, तो यहाँ पर रेडियस यहाँ से यहाँ तक की कैलकुलेट होगी, वो होगी रो, और यहाँ से अगर मुझे यहाँ तक की रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो ये तो होगी मेरे पास रो प्लस डी रो, है ना, रो प्लस डी रो। तो इस वाले आर्क की वैल्यू को भी मैं रो डी फाई ही क्यों लिखता हूँ, है ना? वो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, इस सेगमेंट के लिए जो मेरी रो की वैल्यू होगी वो क्या होगी? रो प्लस डी रो ही होगी। अगर सपोज ये मेरा 3 है और ये 1 है, रो की वैल्यू मेरे पास 3 है फॉर एग्जांपल, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 1 है, तो इस सेगमेंट के आर्क की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं बेसिकली 3 + 1 यानी 4, रो की वैल्यू को 4
लेकर के चलूंगा। तो आर्क की वैल्यू यहाँ पर कुछ अलग होगी और यहाँ पर कुछ अलग होगी। इस सेगमेंट के लिए आर्क की वैल्यू कुछ अलग होगी, इस सेगमेंट के लिए आर्क की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो डिफरेंशियल लेंथ इस सेगमेंट के लिए कुछ अलग और इस वाले सेगमेंट के लिए कुछ अलग। ठीक है ना। बात करते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया की। तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया मेरे पास अभी मैंने पिछले पेज पर जो इमेज बना रखी थी वही सेम इमेज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो उस इमेज में मैंने केवल 3 डिफरेंशियल सरफेस एरिया को सेपरेट कर लिया है और अलग से दिखाया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे हम डिफरेंशियल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते थे तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 डिफरेंशियल लेंथ चाहिए। एक डिफरेंशियल लेंथ है मेरे पास डी रो, एक डिफरेंशियल लेंथ है मेरे पास रो डी फाई और एक डिफरेंशियल लेंथ है मेरे पास डी जेड। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक डिफरेंशियल सरफेस एरिया बन जाएगा। अब देखो रो डी फाई और डी जेड अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये रो डी फाई इंटू डी जेड यानी कुछ इस वाले सरफेस एरिया से एसोसिएटेड होगा, इन वाली 2 डिफरेंशियल लेंथ से एसोसिएटेड होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर डी रो और डी जेड है ना, तो ये डी रो और डी जेड इस डिफरेंशियल लेंथ से एसोसिएटेड होगा मेरा बी फिगर। और तीसरी फिगर जो है मेरी वो है डी रो और रो डी फाई डिफरेंशियल लेंथ से, यानी डी रो और रो डी फाई यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो सरफेस एरिया बनेगा वो ये बनेगा। सरफेस एरिया में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वेक्टर, यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा वो। तो ऑब्वियसली आपको पता है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि वेक्टर की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। एक, वो वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर डिफरेंशियल लेंथ में फाई और जेड आ रहा है तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, रो। अगर रो और जेड डिफरेंशियल लेंथ में आ रहा है तो तीसरा वेक्टर क्या बचा, ए फाई, यानी ए फाई कैप डायरेक्शन में होगा। और तीसरा, अगर डिफरेंशियल लेंथ रो और फाई में है तो तीसरा डायरेक्शन क्या बची, ए जेड, मतलब जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यूनिट वेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए वो होती है उसका अवे फ्रॉम द वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास पीछे वाली सरफेस है तो उस पीछे वाली सरफेस के लिए माइनस वाली डायरेक्शन आएगी, क्योंकि अवे फ्रॉम द वॉल्यूम में पॉजिटिव वाली डायरेक्शन आती है। अब फ्रंट सरफेस के लिए तो बैक सरफेस के लिए नेगेटिव डायरेक्शन आ जाएगी। तो टोटल इस तरीके से मेरे पास 6 सरफेस एरिया हो सकते हैं और वो 6 सरफेस एरिया के लिए अगर अवे फ्रॉम द वॉल्यूम डायरेक्शन लेकर के चलूं तो जितनी भी सरफेसेस मेरे को आगे दिख रही हैं वो सरफेस एरिया के लिए यूनिट वेक्टर्स होंगे पॉजिटिव और जो पीछे दिख रही हैं उनके लिए होंगे नेगेटिव। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम अगर मेरे को निकालना हो तो डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए मैं सीधे सीधे तीनों डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक डिफरेंशियल लेंथ है डी रो, एक डिफरेंशियल लेंथ है रो डी फाई और एक डिफरेंशियल लेंथ है डी जेड। तो अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा रो डी फाई डी जेड। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, वॉल्यूम। और ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है। डिफरेंशियल लेंथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंशियल वॉल्यूम में मैं सीधे सीधे तीनों डिफरेंशियल लेंथ की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी एक म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब वो 3 एक्सिस, चाहे एक्स वाई और जेड हो या रो फाई और जेड हो, वो तीनों जैसे आपस में परपेंडिकुलर थी वैसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी 3 एक्सिस रिस्पेक्टिवली म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे से। यहाँ पर जो 3 पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स को हम लिखते हैं आर, थीटा और फाई। यहाँ पर आपने अभी तक इस फाई का जिक्र ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि ये फाई वही है जो फाई हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। 2 पैरामीटर्स नए हैं, एक है आर और दूसरा है थीटा। आर इज कंसिडर्ड एज अ रेडियस दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेंटर। सेंटर पॉइंट से, यानी उन तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस का जो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस को आर के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। थीटा जो है वो एंगल है, वो कैलकुलेट करा जाएगा फ्रॉम द जेड एक्सिस। नाउ इस फिगर में आप देख सकते हैं ध्यान से कि अगर मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाता हूं तो एक्स वाई जेड एक्सिस में आपने अगर ये एक पॉइंट लिया P, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट P,
तो आप देख सकते हो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से मिलाऊंगा, इस ओरिजिन से मिलाऊंगा, ओ से मिलाऊंगा, तो उस ओ से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस क्या होगी, वो होगी आर। और उस आर रेडियस, उस आर को हम बोलेंगे रेडियस। और अगर मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन का एंगल निकालता हूं मैं जेड एक्सिस से, तो वो एंगल बोला जाएगा थीटा। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का पी पॉइंट का परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स वाई प्लेन में, वो कहीं यहाँ पर पॉइंट होता है, और उस पॉइंट से एक्स एक्सिस का एंगल जो है उसको हम बोलते हैं फाई। ये वही है जैसे जो हम ऑलरेडी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के 3 यूनिट वेक्टर्स की। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 यूनिट वेक्टर्स मैंने शो कर रखे हैं, एक ए आर कैप, एक ए थीटा कैप और एक ए फाई कैप। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही नोट करते हैं, मेंशन करते हैं। तो अगर हम देखें तो r जो है वो कैलकुलेट हो रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक दूसरे पॉइंट तक वो डिस्टेंस जो है वो r है। तो r इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसीलिए ए आर कैप की डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में। सिमिलरली मेरा थीटा जो है, थीटा इज द एंगल दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द जेड एक्सिस। तो थीटा मेरा जो एंगल है वो जेड एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है। थीटा इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और इस डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में टेंजेंट, तो ये जो एंगल, ये जो वेक्टर होगा, दैट वेक्टर विल बी ए थीटा। सिमिलरली फाई इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम एक्स टुवर्ड्स वाई, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में, यानी कुछ इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट होगा, यानी ए फाई जो है मेरा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, ए आर कैप, ए थीटा कैप और ए फाई कैप, जो कि बाकी अलग अलग म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए अलग अलग होते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए आर कैप, ए थीटा कैप और ए फाई कैप, ये 3 अलग अलग यूनिट वेक्टर्स होंगे। अब बात आती है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, वो है पॉइंट कन्वर्जन। अगर मेरे को एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई जेड में, और मैं उसको थीटा, आर और फाई में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? या फिर इसका वाइस वर्सा, मेरे को आर थीटा और फाई में दे रखा है, मुझे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस फिगर के थ्रू देखते हैं। ये वही फिगर है, बस मैंने अननेसेसरी चीज़ें जो वेक्टर्स हैं वो सारे हटा दिए हैं, खाली पॉइंट्स और उनकी डिस्टेंसेस वो मेंशन करने की कोशिश करी है। आप ध्यान से देखिए, ओरिजिन से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है r। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालता हूं z एक्सिस पर, तो वो यहाँ पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा z एक्सिस पर, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगा मेरा z एक्सिस पर z कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ओरिजिन से अगर मैं इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी नोन एज z। और अगर मैं इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वो कहीं इस जगह पर आएगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है वो अगर मैं निकाल लूं, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y एंड x रिस्पेक्टिवली। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैं x एक्सिस पर टेंजेंट डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वो यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होता है, और उस इंटरसेक्शन के पॉइंट को अगर मैं उस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूँ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, मेरी x डिस्टेंस होगी, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट होंगे। सिमिलरली अगर इस पॉइंट से मैं y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो वो कहीं मुझे यहाँ पर मिलेगा, और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगी, दैट डिस्टेंस विल बी कैलकुलेटेड एज फाई। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस r है और z एक्सिस के बीच का एंगल है थीटा, तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला,
ये डिस्टेंस थी r, ये वाला एंगल था थीटा, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, सिंपली r cos थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फिगर में मेंशन भी कर रखा है z इक्वल्स टू r cos थीटा। दैट मीन्स z के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको अगर मैं r और थीटा और फाई की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे r cos थीटा। सिमिलरली अगर मुझे x और y निकालना हो तो अगर मैं इस पॉइंट को दोबारा देखूं, इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन देखूं, पी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन वो कहाँ मुझे यहाँ पर मिलेगा कहीं पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से x पर परपेंडिकुलर डालूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये कि ये वाली वैल्यू अगर r है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये मुझे पता है ऑलरेडी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू होगी रो। तो रो को इन टर्म्स ऑफ r अगर मुझे डिफाइन करना हो तो वो क्या होगा, वो होगा ये वाला एंगल इंटू r, इस वाले एंगल का कॉस, और ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, है ना। 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा का कॉस, यानी r ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो रो की वैल्यू क्या होगी, r cos 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स r sin थीटा। तो मेरा रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा कितना आ गया, रो इक्वल्स टू r sin थीटा। अब इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को एज अ बेसिक डिस्टेंस मान करके अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ x और y एक्सिस पे, तो ये वाली वैल्यू है रो और ये एंगल है फाई, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी x, और x कितना होगा, रो cos फाई। तो मेरा x कितना आ जाएगा, x विल बी रो cos फाई, और रो की वैल्यू मैं अपना यहाँ से लगा दूंगा, है ना। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस फाई, रो का cos ऑफ 90 माइनस फाई, दैट मीन्स रो साइन फाई, ये मेरी y की वैल्यू हो जाएगी, और अगेन रो को मैं यहाँ से कैलकुलेट करके लगा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉइंट कन्वर्जन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y इक्वल्स टू r साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू r कॉस थीटा। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मेरे को मिल जाएंगे x y z के इन टर्म्स ऑफ r थीटा एंड फाई। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक पॉइंट जो x y z में गिवन है उसको r थीटा और फाई में कन्वर्ट कर लें। तो ये पॉइंट कन्वर्जन हो जाएगा दूसरे तरीके से, है ना। तो अगर हम इसी इमेज को ध्यान से देखें तो इस इमेज में हमने अभी तीन पॉइंट्स, तीन वैल्यूज कैलकुलेट करी। वो वैल्यूज थी x इक्वल्स टू r साइन थीटा कॉस फाई, y की वैल्यू कितनी थी r साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू थी r कॉस थीटा। तो जैसे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए कुछ वैल्यूज को स्क्वायर करके ऐड करा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी स्क्वायर करके ऐड करके देखेंगे कि क्या वैल्यूज कन्वर्ट हो सकती है। ध्यान से देखो, या इन x और y वैल्यूज में r साइन थीटा कॉमन है, तो अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1। तीसरी वैल्यू क्या है z, वो वैल्यू है आर कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको भी स्क्वायर करके इन्हीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ ऐड कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आर की वैल्यू को देखूं तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे इन दोनों को x और y को स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं उसका अंडर रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा को मैं आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैं इसको z से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा।
तो आर से आर कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू को वी कैन आइडेंटिफाई, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, चूंकि मैंने अंडर रूट में ही ले लिया इसीलिए ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप अंडर रूट से बाहर लेना चाहते हैं तो आप इसे अंडर रूट से बाहर लेने के बाद यहाँ पर सिंपली डिवाइड बाई जेड भी कर सकते हैं। तो ये आर की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। फाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फाई की वैल्यू को आपको पता है, फाई इन दोनों को एक्स और वाई को डिवाइड कर दो तो आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन फाई डिवाइड बाई कॉस फाई यानी टेन फाई। तो आप ये तीनों पैरामीटर्स को आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, या फिर अगर आप अंडर रूट दोनों में लेना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस हमने देखे कि किस तरीके से हम किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आइए अब बात करते हैं वेक्टर कन्वर्जन की। तो किसी भी वेक्टर को अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और उस वेक्टर को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना मैं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि वो वेक्टर का आर डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में और फाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड क्या है। उसको कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर आर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, तो आर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा आर डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ। तो वो कैसे करेंगे, वो हो जाएगा सीधे सीधे, ए मेरे को ये गिवन है ऑलरेडी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और मुझे ये आइडेंटिफाई करना है आर थीटा फाई के अंदर। तो ए एक्स डॉट ए आर कैप प्लस ए वाई कैप डॉट ए आर कैप प्लस ए जेड कैप डॉट ए आर कैप, ये तीन चीज़ें मुझे आइडेंटिफाई करनी है। मतलब मुझे ए एक्स डॉट ए आर, ए वाई डॉट ए आर और ए जेड डॉट ए आर आइडेंटिफाई करना है। अब आप इस इमेज को देखो ध्यान से। इस इमेज में मेरे पास तीन यूनिट वेक्टर्स मैं बना सकता हूँ। ये वाला वेक्टर तो होगा ए आर कैप, क्योंकि ये आर की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, आर इधर की तरफ बढ़ रहा है तो ये ए आर कैप होगा। और एक्स कैप किधर होगा, एक्स कैप होगा, ए एक्स कैप होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ए एक्स इधर बढ़ रहा है। ए वाई कैप इधर की तरफ होगा, ए वाई कैप इधर बढ़ रहा है। ठीक है। अब अगर मैं ए एक्स और ए आर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, सिमिलरली ए वाई डॉट ए आर और ए जेड डॉट ए आर का डॉट प्रोडक्ट निकालूं, तो इस इमेज में आप देख करके इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ए एक्स और ए आर के बीच एंगल कितना है। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना है, यू कैन नॉट इजीली कैलकुलेट बिकॉज दे आर नॉट लाइंग इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन में नहीं है, इसीलिए हम इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। तो उस दूसरे तरीके को समझने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें यह समझना होगा कि क्या हम इस ए आर वेक्टर को, इस ए आर कैप को, क्या दो अलग अलग कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं जिन कंपोनेंट्स में मेरे को एंगल कैलकुलेट करना आसान हो। तो आप इस फिगर में देख सकते हो, अगर मैं इस ए आर कैप को, इस ए आर कैप वेक्टर को जेड डायरेक्शन में और एक्स वाई प्लेन में, मतलब इस डायरेक्शन में, रो वाली डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लूं, तो इस z डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, यानी उस कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट उस वेक्टर के साथ कितना हो जाएगा, 0। और अगर ये वाला वेक्टर मुझे आइडेंटिफाई, मुझे पता लग गया रो डायरेक्शन वाला, तो उसके बीच का एंगल मुझे पता है कि रो और एक्स के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल है फाई, और वाई और रो के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस फाई। तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स if I can easily resolve the vector ar cap into two components। तो मैं ए आर कैप को क्या लिखूंगा, मैं इस ए आर कैप वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। एक कंपोनेंट होगा ए आर कैप कॉस थीटा, जो कि होगा मेरा जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि इस वेक्टर का कंपोनेंट थीटा वाली डायरेक्शन में, ये वाला एंगल थीटा है ऑलरेडी, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आइडेंटिफाई कर लोगे, ए आर कॉस थीटा। सिमिलरली रो वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, तो इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, इस वेक्टर का कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा यानी ए आर कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब ए आर
साइन थीटा। तो ये दो वेक्टर कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए मैंने ए आर के इन टर्म्स ऑफ ए आर कॉस थीटा एंड ए आर साइन थीटा। आप देख सकते हो ए आर कॉस थीटा ये जो कंपोनेंट है ये मेरा z एक्सिस की तरफ वाला कंपोनेंट है, और ए आर साइन थीटा जो कंपोनेंट है मेरा, ये मेरा एक्स वाई प्लेन में उस पर्टिकुलर ए आर वेक्टर का कंपोनेंट है। तो अब अल्टीमेटली मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? मुझे आइडेंटिफाई करना है ए एक्स डॉट ए आर। ए आर की वैल्यू को अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था? वो लिखा था ए आर कॉस थीटा प्लस ए आर साइन थीटा। दो कंपोनेंट्स में मैंने उन वेक्टर ए आर को रिजॉल्व कर लिया था। तो उसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बाद मैं इन दो कंपोनेंट्स में अलग अलग लिख सकता हूँ। अब अल्टीमेटली मुझे निकालना है ए एक्स डॉट ए आर। तो ए एक्स डॉट ए आर को कैलकुलेट करने के लिए मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए? मुझे ए, ये वाला जो ए आर कैप था, ये ए आर कैप मैं यहाँ पर रख दूँ, तो मुझे ए एक्स डॉट ए आर कॉस थीटा और ए एक्स डॉट ए आर साइन थीटा, ये दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच का एंगल आइडेंटिफाई करना है ना। तो आप ध्यान से देखो, ए आर कैप की डायरेक्शन थी ये ए आर कैप की डायरेक्शन थी। मैंने उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक ये z डायरेक्शन की तरफ, इसको बोला मैंने ए आर कॉस थीटा वेक्टर, है ना, और एक रो की डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर हो गया मेरा ए आर साइन थीटा वेक्टर। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर जो है ए आर कॉस थीटा, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जब दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे एसोसिएटेड हो एक दूसरे से। और ऐसे केस में एंगल कितना होता है? cos 90 मतलब 0। तो इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और दूसरा क्या बचा? ए एक्स डॉट ए आर साइन थीटा, यानी इस ए एक्स वाले वेक्टर का, ए एक्स वाले वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का इस ए आर साइन थीटा के साथ एंगल कितना है? फाई। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ फाई। और कॉस ऑफ फाई साथ में ये वाली वैल्यू तो है ही, तो ये कितना आ जाएगा? साइन थीटा कॉस फाई। ठीक है, सिमिलरली मैं अगर ए वाई डॉट ए आर आइडेंटिफाई करना चाहूं तो वो कितना हो जाएगा? ए आर की पुरानी वाली वैल्यू लगा दो, ए वाई डॉट ए आर कॉस थीटा प्लस ए वाई डॉट ए आर साइन थीटा। अब आप दोबारा देखो कि ए वाई के साथ ए आर कॉस थीटा और ए आर साइन थीटा का एंगल कितना है? ए आर कॉस थीटा का ए वाई के साथ एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना। तो ये चीज़ कितनी हो गई? 0 कॉस 90। और ए आर साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स के साथ ए वाई का एंगल कितना है? वो एंगल है 90 माइनस फाइव। तो वो कितना हो जाएगा? सीधे सीधे 90 कॉस 90 माइनस फाइव मतलब साइन फाइव, और साथ में साइन थीटा तो आ ही रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? साइन थीटा साइन फाइव। सिमिलरली तीसरा कंपोनेंट आपको और आइडेंटिफाई करना है, वो वैल्यू है ए जेड डॉट ए आर। तो ये तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो ए जेड यानी इस डायरेक्शन का वेक्टर, ए जेड डायरेक्शन ये होगी, और ए आर ये है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा, है ना। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा। तो ये तीन वैल्यूज ए एक्स डॉट ए आर, ए वाई डॉट ए आर, ए जेड डॉट ए आर, मैंने रेस्पेक्टिवली थीटा और फाई की टर्म्स में कुछ इस तरीके से निकाल ली। तो अभी मैंने आइडेंटिफाई करा ए आर, अभी उसी तरीके से मैं आइडेंटिफाई करूंगा ए थीटा। तो ए थीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? ए थीटा को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उस वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए थीटा कैप के साथ। दैट मीन्स मैं आइडेंटिफाई करूंगा ए एक्स डॉट ए थीटा प्लस ए वाई डॉट ए थीटा प्लस ए जेड डॉट ए थीटा। ये तीनों वैल्यूज मुझे रिस्पेक्टिवली आइडेंटिफाई करनी है। तो ए एक्स डॉट ए थीटा, ए वाई डॉट ए थीटा और ए जेड डॉट ए थीटा मुझे आइडेंटिफाई करना है। अब ए थीटा है क्या? ए थीटा है थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में पॉइंट पर टेंजेंट, और पॉइंट पर टेंजेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये वाला वेक्टर होगा ए थीटा कैप, है ना। अगर मैं इस ए थीटा कैप को थोड़ा सा कुछ ऐसे एक्सपेंड करूं कि ये पीछे कहीं जेड एक्सिस पर जा करके मिले,
और ये कहीं आगे एक्स वाई प्लेन में आकर के मिले, तो ये वाला एंगल, ये वाला वेक्टर जो है ये ए थीटा है, फॉर एग्जांपल ये ए थीटा है ना, और ये पीछे सपोज जेड एक्सिस पर यहाँ पर टच कर रहा है। अब आप ध्यान से देखो, अगर आपसे कोई कहे कि ए थीटा और ए एक्स डायरेक्शन में कितना एंगल है ये बताओ, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। तो अगेन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने इस ए थीटा वेक्टर के दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा, एक रो की डायरेक्शन में और एक एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर ये वाला वेक्टर था ए थीटा कैप, है ना, तो आप ध्यान से देखो, अगर ये वाला वेक्टर है ए थीटा कैप, ये वाला वेक्टर ए थीटा कैप है, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप ये वाला एंगल आइडेंटिफाई कर सकते हो 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल अगर 90 माइनस थीटा है, अगर मैं ये एंगल देखूं, ये वाला ट्राइंगल देखूं, तो इस ट्राइंगल में ये वाला तो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो उस बड़े वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना होगा, दैट एंगल विल बी थीटा। तो अगर मैं ये एंगल देखूं, तो ये वाला एंगल होगा मेरा थीटा। तो अगर ये ए थीटा है, ये वाला वेक्टर ए थीटा है, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा ए थीटा कॉस थीटा, है ना। और ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर होगा जेड डायरेक्शन की तरफ वाला ए थीटा साइन थीटा। तो अगर ये चीज क्लियर है, तो आपको क्या करना है, आपको उस ए थीटा को, ए थीटा वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में लिखना है, ए थीटा कॉस थीटा और ए थीटा साइन थीटा। और फिर उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट इन एक्स वाई और जेड के साथ कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। तो ए थीटा को हमने कैलकुलेट करने के लिए अभी लिखा था ए एक्स डॉट ए थीटा प्लस ए वाई प्लस ए जेड। तो ए थीटा को भी हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करा, ए थीटा इक्वल्स टू ए थीटा कॉस थीटा और ए थीटा साइन थीटा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस ए थीटा को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। तो अगर मैं पहला कंपोनेंट देखूँ ए एक्स डॉट ए थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए एक्स के साथ साथ ए एक्स कैप डॉट ए थीटा कॉस थीटा प्लस ए वाई कैप, सॉरी ए एक्स कैप डॉट ए थीटा साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो कि ए एक्स और ए थीटा और ए एक्स डॉट ए थीटा कॉस थीटा और ए एक्स डॉट ए थीटा साइन थीटा, इन दोनों के बीच एंगल कितना है। मैं दोबारा वो इमेज बना देता हूँ। ये मेरा आर पॉइंट था, ये मैंने टेंजेंट डाला था, ये एक्स वाई प्लेन में कहीं यहाँ पर मुझे टच करा था, ये वाली वैल्यू, ये एंगल थीटा था। ये अगर जेड एक्सिस थी, ये यहाँ पर कहीं टच कर रहा है, ये वाला एंगल थीटा है। इधर मेरा कहीं x है, इधर मेरा कहीं y है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये मेरी z एक्सिस है। तो ये वाला वेक्टर आपका ए आर कैप था। हालांकि ए आर कैप का मुझे अभी इस ए थीटा कैलकुलेट करने के लिए कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, मैंने इस वेक्टर को इस ए थीटा वेक्टर को दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करा, एक ये और एक ये वाला वेक्टर 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आएगा ए थीटा साइन थीटा, है ना। और ये वाला वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो ये आएगा ए थीटा कॉस थीटा। बस मुझे यही आइडेंटिफाई करना था। अब आप ध्यान से देखो, ए थीटा कॉस थीटा वाला वेक्टर कंपोनेंट ए एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये तो मुझे पता है ना, ये वाला एंगल फाई है।
तो सीधे सीधे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा cos फाई। सिमिलरली ए थीटा साइन थीटा वाला वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, ए थीटा साइन थीटा, यानी ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर और ये परपेंडिकुलर, यानी जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस एक्स एक्सिस से कितना एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। दैट मीन्स ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप को भी कैलकुलेट करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वाई कैप डॉट ए थीटा कैप कॉस थीटा प्लस ए वाई कैप डॉट ए थीटा साइन थीटा, है ना। अब आप मुझे बताओ ए थीटा कॉस थीटा का वाई के साथ कितना एंगल है, ए थीटा कॉस थीटा यानी इस वाले वेक्टर का वाई के साथ कितना एंगल है, वो है 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव मतलब साइन फाइव। तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा साइन फाइव, और चूंकि ए थीटा साइन थीटा का ए वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा और ये दोनों ही परपेंडिकुलर है आपस में, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सिमिलरली अगर मैं ए जेड देखूं तो ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप अगर हम देखें तो वो क्या होगा, वो होगा ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप, है ना। और ए जेड कैप डॉट ए थीटा कैप, आप ध्यान से देखो ये वाला वेक्टर है ए जेड कैप और ये वाला वेक्टर है ए थीटा कैप। अगर ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी 90 प्लस थीटा। यहां से लेके यहां तक एंगल कितना होगा, 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा दैट मीन्स कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, और कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा मतलब माइनस का साइन थीटा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स कुछ इस तरीके से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, समझ आया। ऐसे ही हम ए फाइव भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए फाइव क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ए फाइव। हालांकि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कन्वर्जन में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ए एक्स डॉट ए फाइव, सिमिलरली ए वाई कैप डॉट ए फाइव कैप प्लस ए जेड कैप डॉट ए फाइव कैप। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट इट वंस अगेन। यू कैन इजीली कैलकुलेट the angle between x and phi, y and phi and z and phi। तो x और phi के बीच का एंगल कितना है 90 प्लस फाई मतलब माइनस साइन फाई, ठीक है। y और phi के बीच का एंगल कितना है, y और phi के बीच का एंगल है फाई, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा cos फाई, और z और phi के बीच का एंगल है 90 डिग्री, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो ये एंगल हो जाएगा 0। तो आप ए आर ए थीटा और ए फाई तीनों वैल्यूज को इंडिविजुअली निकाल चुके हैं। अब आपको इसको समराइज करने की ज़रूरत है। तो इन तीनों आइडेंटिटीज़ को मैंने वेक्टर फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में समराइज करने की कोशिश करी है, और उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए आर ए थीटा और ए फाई, और ये वही वैल्यूज हैं जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक प्रोसेस। बेसिक प्रोसेस क्या था, हमने ए आर डॉट ए एक्स, ए आर डॉट ए वाई और ए आर डॉट ए जेड ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करी। फिर हमने ए थीटा डॉट ए एक्स, ए थीटा डॉट ए वाई और ए थीटा डॉट ए जेड आइडेंटिफाई करा। सिमिलरली हमने ए फाई डॉट ए एक्स, ए फाई डॉट ए वाई, ए फाई डॉट ए जेड आइडेंटिफाई करा। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने यहाँ पर ए एक्स डॉट ए आर की जगह ए आर डॉट ए एक्स लिखा है। मैंने कैलकुलेट तो ए एक्स डॉट ए आर करा है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए आर डॉट ए एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम ही आइडेंटिटी है। दोनों वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करो, कोई भी वेक्टर पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और यही मैट्रिक्स को हम वेक्टर कन्वर्जन में यूज करेंगे। अगर मुझे इसका दूसरा प्रोसेस करना है कि अगर मेरे को वेक्टर गिवन है स्फेरिकल में और मुझे कार्टेशियन में आइडेंटिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लूंगा।
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उस मैट्रिक्स को मैं स्फेरिकल टू कार्टेशियन वेक्टर कन्वर्जन के लिए यूज करूंगा। वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होगी। आपने पुरानी वाली मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लिया और आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ए आर, ए थीटा और ए फाई गिवन था और आपने उससे ए एक्स, ए वाई और ए जेड आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गया आपका स्फेरिकल टू कार्टेशियन वेक्टर कन्वर्जन। तो अब डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हूं तो उस रिप्रेजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल हैं आर, थीटा और फाई। अब अगर मैं डिफरेंशियल वैल्यूज निकालना चाहता हूं तो डिफरेंशियल वैल्यूज के लिए मेरे को हर पॉइंट में आर, थीटा और फाई में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट, डिफरेंशियल अमाउंट का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो उसको बोल देंगे हम कि मैंने इंक्रीमेंट करा आर के अंदर डी आर का, थीटा के अंदर डी थीटा का और फाई के अंदर डी फाई का। तो ये दो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, फाई प्लस डी फाई, है ना। ये तीनों वैल्यूज दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग मेरे को मिल जाएगी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक ही वैल्यू है जो कि लीनियर है और वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू है आर। तो इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो डिफरेंशियल लेंथ के डिफरेंशियल लेंथ में वो इंक्रीमेंटल वैल्यू लीनियर वैल्यू क्या होगी, डी आर। सिमिलरली थीटा और फाई जो है वह है मेरे एंगल्स। तो थीटा और फाई जो है मेरे एंगल्स, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल लेंथ होंगी वो मेरी इंक्रीमेंटल लेंथ होंगी, लेकिन एंगुलर बेसिस पर कैलकुलेट करी जाएंगी क्योंकि हम एंगल के लिए वो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो इस फिगर में मैंने आर तो नहीं दिखाया लेकिन थीटा और फाई दोनों एंगल्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको दिखाया है। अगर थीटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर इस पूरे सर्किल पर इस साइड पर यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा है, तो उस थीटा में अगर मैं डी थीटा का इंक्रीमेंट दे दूं तो अगर मैं इस स्ट्रिप के अलावा इस स्ट्रिप पर पहुंचता हूँ नीचे वाले स्ट्रिप पे, तो इस स्ट्रिप पर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा प्लस डी थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस स्ट्रिप पर देखूं तो इस स्ट्रिप पर मेरी वैल्यू अगर फाई है, इस वाली स्ट्रिप पर अगर मेरी वैल्यू फाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा एंगल फाई है, तो अगर मैं आगे वाली स्ट्रिप पर जाता हूँ, ये स्ट्रिप पर जाता हूँ, तो उस स्ट्रिप पर मेरी वैल्यू कितनी होगी, फाई प्लस डी फाई हो जाएगी। यानी ये वाला एंगल कितना है, डी फाई है, ये वाला एंगल डी फाई है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे फाई प्लस डी फाई चलना पड़ेगा। तो डिफरेंशियल लेंथ अगर हम देखें तो हम सीधे सीधे ये एंगल के साथ साथ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये आर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये आर्क की वैल्यू, ये वाले आर्क की वैल्यू, तो ये वाले आर्क की वैल्यू क्या होगी, ये वाले आर्क की वैल्यू होगी आर साइन थीटा डी फाई। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलूं कि ये है मेरी आर डिस्टेंस, इसको मैंने प्रोजेक्ट करा एक्स वाई प्लेन में, तो ये प्रोजेक्टेड डिस्टेंस कितनी हो गई, रो। और रो की वैल्यू कितनी होती है, आर साइन थीटा, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल था आपका थीटा जेड एक्सिस से, है ना, ये मैं एक्स वाई प्लेन में हूँ, ठीक। तो ये डिस्टेंस है मेरी आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट के ये जो आर्क है, ये आर्क को कैलकुलेट करने के लिए, ये वाला जो आर्क है, ये वाला आर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे डिस्टेंस यानी रेडियस चाहिए होगी, वो चाहिए होगी ये। और ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है मेरी एक्स वाई प्लेन में, ये रेडियस है रो। तो रो की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा क्या है, आर साइन थीटा। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल लोगे आर साइन थीटा रो को। और एंगल है आपका, एंगल ये वाला एंगल है फाई, तो ऑटोमेटिकली अगर आपको ये रेडियस पता है रो और आपको ये आर्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी हो, ये वाला एंगल है आपका फाई, तो आप मुझे बताओ ये आर्क की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई विद द एंगल। तो आपका ये आर्क हो जाएगा, आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो डी फाई। और रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है आर साइन थीटा। तो आपका आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा डी फाई। तो ये आर्क किस डिफरेंशियल लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, ये है फाई के करस्पॉन्डिंग। तो मेरी फाई के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा डी फाई। सिमिलरली थीटा के लिए अगर हम देखें तो थीटा के लिए मुझे ये डिस्टेंस निकालनी होगी, है ना, ये डिस्टेंस निकालनी होगी। और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मेरे को रेडियस चाहिए होगी ये वाली, और ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है सिंपल आर। तो अगर ये रेडियस है आर, मुझे ये वाली एंगल पता है, ये वाला एंगल है डी थीटा,
ये वाली रेडियस है आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी सिंपल आर की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी, एंगल इनटू रेडियस। रेडियस कितनी है आर, एंगल कितना है डी थीटा, तो मेरी डिफरेंशियल लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा। यही तीन और जो तीसरा डिस्टेंस होगी वो होगी डी आर सिंपल, क्योंकि वो लीनियर डिस्टेंस है। तो लीनियर डिस्टेंस के लिए मेरे पास जो डिस्टेंस है डिफरेंशियल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी डी आर। इन तीनों ही डिस्टेंसेस को मैं करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ एसोसिएट करके ऐड करके लिख दूंगा, तो वो मेरी कंप्लीट डिफरेंशियल लेंथ बन जाएगी। इस फिगर में आप और अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पर आपको आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है ना, ओरिजिन से यहाँ तक आर है, और मैंने आर के अंदर डी आर का इंक्रीमेंट दिया है। आप देख सकते हो ये वाला जो इंक्रीमेंट है ये डी आर है। सिमिलरली थीटा अगर यहाँ तक का एंगल है, तो इस थीटा में अगर मैं डी थीटा का इंक्रीमेंट दे दूँ तो ये वाला एंगल मेरा डी थीटा है। और अगर मैं 3D की तरफ जाऊंगा फाई में, तो फाई अगर यहाँ तक इस सरफेस पर एंगल है, इस वाली सरफेस पर एंगल है फाई, तो उसके पीछे वाली सरफेस पर एंगल कितना हो जाएगा फाई प्लस डी फाई, अगर मैं डी फाई का इंक्रीमेंट देता हूँ तो। और इसी इमेज से हम डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम वन बाय वन करके कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में, ये जो फिगर थी इस फिगर में मैंने तीन टाइप की अलग अलग सरफेसेस बनाई, और उन तीनों टाइप की अलग अलग सरफेसेस में मैंने डिफरेंशियल लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी हैं। ये फाई की डायरेक्शन में है, इसलिए इसकी डिस्टेंस, इसकी डिफरेंशियल लेंथ है वो कितनी है आर साइन थीटा डी फाई। और चूंकि ये वाली एंगल थीटा के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ है, तो ये डिस्टेंस, ये डिफरेंशियल लेंथ कितनी होगी आर डी थीटा। सिमिलरली ये डी आर, क्योंकि यहाँ पर मैं आर का इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर आर डी थीटा और डी आर, ये टोटल तीन सर्फेसेज मैंने बना रखी हैं, और इन तीनों सर्फेसेज के करस्पॉन्डिंग अगर मैं डिफरेंशियल लेंथ ऐड करना चाहूँ, तो डिफरेंशियल लेंथ क्या होगी, डिफरेंशियल लेंथ विल बी तीनों अलग अलग यूनिट वेक्टर के साथ उन डिफरेंशियल लेंथ्स का मल्टीप्लिकेशन, और उन तीनों इंडिविजुअल लेंथ्स को मैं ऐड कर दूंगा। तो एक डिफरेंशियल लेंथ है मेरी डी आर, और वेक्टर आएगा ए आर कैप। एक डिफरेंशियल लेंथ है मेरी आर डी थीटा, ए थीटा कैप, तो ए थीटा कैप मैंने लगा दिया साथ में। और तीसरी डिफरेंशियल लेंथ है रो डी फाई, और रो की वैल्यू कितनी है आर साइन थीटा, और डी फाई ए फाई कैप। तो ये मेरा डिफरेंशियल लेंथ बन जाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक। सिमिलरली अगर हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये फिगर आपको बता ही रखी है। डिफरेंशियल लेंथ्स, दो डिफरेंशियल लेंथ्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को सरफेस एरिया मिलता है। तो अगर मैं सरफेस एरिया देखूं, तो अगर मैं इस ए फिगर को देखूं ध्यान से, इस ए फिगर में मैं दो डिफरेंशियल लेंथ्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक आर साइन थीटा डी फाई और एक आर डी थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, आर इंटू आर यानी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, यानी ये पहला वाला सरफेस एरिया मिल जाएगा। और वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर आएगा जो कि फाई और थीटा की डायरेक्शन के अलावा जो तीसरी डायरेक्शन बची वो, तो वो वेक्टर क्या बची, वो डायरेक्शन बची ए आर क्या। तो यहाँ पर दो सरफेस एरिया होंगे, एक आगे वाली सरफेस का, एक पीछे वाली सरफेस का, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस ए आर क्या दो अलग अलग सरफेस एरिया को मेंशन करूंगा। तो ए आर कैप फैक्टर है, इसको प्लस माइनस लिख लेंगे हम, टोटल 6 सरफेस मेरे पास बन जाएंगी। तो मैंने एक सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली दूसरी सरफेस का सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं आर साइन थीटा डी फाई और डी आर को मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मेरे को ये वाली सरफेस एरिया मिल जाएगी, और वेक्टर क्या बचेगा प्लस माइनस ए थीटा कैप। सिमिलरली तीसरी डिफरेंशियल लेंथ है डी आर और आर डी थीटा, को मल्टीप्लाई करके हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो वो कितना बचेगा आर डी थीटा और प्लस माइनस ए फाई कैप। ये तीनों ही डिफरेंशियल सरफेस एरिया मेरे को तीनों सरफेस के मिल जाएंगे। टोटल 6 सरफेस एरिया होंगे, 3 आर थीटा फाई की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में और 3 आर थीटा फाई की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। अब बात करते हैं डिफरेंशियल वॉल्यूम की। तो डिफरेंशियल वॉल्यूम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आर थीटा और फाई के करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंशियल लेंथ हमने कैलकुलेट करी थी, उन तीनों डिफरेंशियल लेंथ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आर के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल लेंथ कितनी थी,
डी आर ए आर कैप। सिमिलरली थीटा के करस्पॉन्डिंग थी आर साइन आर डी थीटा ए थीटा कैप, और तीसरी डिफरेंशियल लेंथ थी आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। तो चूंकि वॉल्यूम मेरा वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है, इसीलिए मैं उनकी डिस्टेंस के साथ यूनिट वेक्टर एसोसिएट नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं? सीधे सीधे डी आर आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी थीटा के आर साइन थीटा डी फाई के मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिफरेंशियल वॉल्यूम मिल जाएगा इस डिफरेंशियल इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंग।